नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा इतिहास विषय का, उसका नाम है बंगाल विभाजन 1905। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। दरअसल कुछ छात्र छात्राओं की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए स्पेशल बैच इतिहास विषय से प्रारंभ कीजिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितने छात्र और छात्राएं हैं जो जुड़े हुए हैं, और कितने छात्र छात्राएं ये चाहते हैं कि हम इतिहास विषय से टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए स्पेशल बैच प्रारंभ करें। लेकिन एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, जो हिस्ट्री विषय से जो मैं स्पेशल बैच लेके आऊँगा, हिस्ट्री विषय से जो स्पेशल बैच लेके आऊँगा मैं, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए तो, और नेट में पहले जेआरएफ और बाद में एसआरएफ। जो हिस्ट्री विषय से मैं स्पेशल बैच लेके आऊँगा टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए, ये टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए तो वरदान होगा ही होगा। साथ साथ में जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, साथ में जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, और उसके बाद यूपीएससी जो प्री देने वाले हैं, यूपीएससी जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा, एक वरदान सिद्ध होगा। तो हिस्ट्री जो विषय, इसका लेवल में स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल का रखूँगा मैं। जब हम हिस्ट्री का लेवल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का रखेंगे तो ये नेट, पीजीटी और टीजीटी आराम से निकलेंगे। तो लेवल हम थोड़ा बढ़ाकर ही रखेंगे इसका हम। तो वो हिस्ट्री जो लेवल लेके जाएंगे वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल का होगा। उसी के साथ में जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वरदान सिद्ध होगा, वरदान साबित होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितने छात्र और छात्राएं हैं जो चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री का टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए स्पेशल बैच लेके आऊँ। हालांकि ये बैच होगा स्टेट पीसीएस लेवल का और यूपीएससी लेवल का, लेकिन इन दोनों लेवल की जब हम तैयारी करवाएंगे तो तुम्हारा नेट, पीजीटी, टीजीटी एकदम आराम से निकलेगा। तो जितने भी छात्र छात्राओं तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, वो सब हमको कमेंट करके सूचित करें कि कितने लोग चाहते हैं कि हम इतिहास विषय का स्पेशल ये बैच प्रारंभ करें, ताकि आपके कमेंट देख करके हम ये निर्णय ले पाएँ और इस विषय पे काम प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो हमको जल्दी ही सूचित करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए वंचित बच्चे भी इस बैच से लाभान्वित हो सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बंगाल विभाजन पे। प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया ही क्यों। तो हम पहले कारणों को जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो बंगाल था 1905 का, जो बंगाल था, इस बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इसमें हम देखेंगे जो आज का पश्चिम बंगाल है, आज का पश्चिम बंगाल है, जो आज का बिहार है, जो आज का उड़ीसा क्षेत्र है, और आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, ये क्षेत्र 1905 के बंगाल में सम्मिलित है। आज जो बांग्लादेश जो दूसरा देश है, ये भी हमारे भारत का ही भाग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के चलते इसे भारत से एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से भारत से अलग कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो आइए हम पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया ही क्यों। तो इसके लिए मित्रों में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब अंग्रेज भारत आए तो भारत आने के पश्चात इनका एकमात्र उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और इसी लाभ कमाने के कारण इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था और भारत की धार्मिक व्यवस्था में खूब जमकर हस्तक्षेप किया। और इसी हस्तक्षेप का परिणाम था 1857 का विद्रोह, 1857 का महाविद्रोह।
महाविद्रोह। जब 1857 महाविद्रोह हो जाता है तो ये अंग्रेज एकदम से सशंकित हो जाते हैं भारतीयों के प्रति, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपेक्षा की ही नहीं थी कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप जाएगी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जग जाएगा। इस चीज़ का अंग्रेजों ने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था, क्योंकि अंग्रेज तो ये मान के चल रहे थे कि हमने भारतीयों के अंदर इनकी संस्कृति, उनके धर्म के प्रति, उनके समाज के प्रति इतनी हीन भावना भर दी है कि ये आजीवन हमारे गुलाम बने रहेंगे। लेकिन हमने जैसा बताया कि कुछ मध्य वर्ग के विचारों के कारण ही क्रांतियां आती हैं, तो इसका भी परिणाम कहीं ना कहीं मध्य वर्ग ही था, पढ़े लिखे जो लोग थे कुछ। तो 1857 जब महाविद्रोह हो जाता है तो अंग्रेजों के सामने अभी एक ही चारा बचा था कि जो भारत के लोग एकजुट हो गए हैं, राष्ट्रवाद की जो भावना आ गई है, इस राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ के रखना, क्योंकि जब अलग अलग व्यक्ति रहेगा तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना जुड़ नहीं पाएगी। जब जुड़ नहीं पाएगी तो लंबे समय तक, कालांतर तक भारत का खूब शोषण करते रहेंगे और लाभ अर्जित करते रहेंगे। तो इसके लिए इन्होंने 1857 से ही अपनी पैतरेबाजी खेलना चालू कर दी थी, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल करना प्रारंभ कर दिया था। और कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों ने इसीलिए की थी ताकि हम 1857 जैसे महाविद्रोह से हम बच सके, यानी कि यदि भविष्य में कभी भी 1857 जैसा महाविद्रोह होता है तो उस महाविद्रोह से हमको बचाने के लिए ऐसी कोई राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, और वो संस्था इन लोगों ने बना के खड़ी की थी जिसका नाम था कांग्रेस। जो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, इनकी आदत क्या थी, ये प्रेयर और पटिशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। प्रेयर और पटिशन, प्रेयर और पटिशन क्या था, प्रार्थना और याचिका, प्रार्थना और याचना, प्रार्थना और याचना, इन पर ज़्यादा जोर देते कि अंग्रेजों की प्रार्थना करके लाभ ले लेना, उनकी याचना करना। तो प्रेयर और पिटीशन के कारण कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप ऐसा था जो इनके इस प्रार्थना और याचना की जो प्रवृत्ति थी इससे नाराज होने लगे, इससे तंग आ गए थे। इसी को उन्होंने कहा, क्या ये भीख मांगते रहते हो। इसी को तुम देखोगे बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा है प्रार्थना और याचना को। जो कौन कर रहे थे, उदारवादी दल के नेता। तो उदारवादी दल के नेताओं के द्वारा बार बार प्रार्थना और याचना किए जाने के कारण कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप ऐसा था जो नरम दल से क्षुब्ध हो गया था और कहीं ना कहीं इनसे आक्रोशित भी रहने लगा था। लेकिन अगर देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर गर्म दल और नरम दल के अंदर फूट के बीज कहाँ से पड़ते हैं, तो तुम लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एक एक्ट लाया गया था 1891-92 में। उस एक्ट का नाम था भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम लाया गया था 1891 में, 91-92 में, 1891-92 में। तो इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने यह प्रावधान किया था कि भारत के अंदर जो बजट रखा जाएगा, इस बजट पर भारतीयों को भी अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा, यानी कि इस पर डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो गर्म दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि ये बजट तुम भारतीयों के लिए लेके आ रहे हो, तो भारतीयों को अच्छी तरह से पता है कि भारत का बजट कैसा होना चाहिए, इसलिए हमको इस बजट पे केवल डिस्कस करने का अधिकार ना दिया जाए बल्कि अमेंड करने का भी अधिकार दिया जाए, यानी कि इस बजट में संशोधन करने का भी अधिकार दिया जाए। ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था कि कोई भारतीय यहाँ की विधायिका में रखे जाने वाले बजट पर संशोधन का प्रस्ताव लेकर के आए। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो संतुष्ट हो गए थे अंग्रेजों की इस बात से कि हाँ, भारतीयों को केवल जो बजट लाया गया इस पर डिस्कस करने का ही अधिकार होगा और ये बात
नरमपंथ के नेताओं ने आराम से स्वीकार कर ली थी, लेकिन गर्मपंथ के नेता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि गर्मपंथ के नेताओं को ऐसा लगता था जो बजट है वो भारत के लिए लाया जा रहा है, वो हम लोगों के लिए लाया जा रहा है, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि भारत का बजट कैसा होना चाहिए। यदि बजट में कोई खामी है तो उस खामी को दूर करने के लिए हम लोगों को बजट में संशोधन करने का अधिकार दिया जाए। जबकि नरम दल के नेता संशोधन के अधिकार के पक्ष में नहीं थे और गर्म दल के नेता संशोधन के अधिकार के पक्ष में थे, यानी कि अमेंडमेंट संशोधन। संशोधन किसमें? संशोधन बजट में। किसमें? बजट में। बजट में संशोधन। नरम दल के नेता केवल चर्चा पे संतुष्ट हो गए कि हाँ चलो कम से कम चर्चा करने तो मिल रही है, लेकिन जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने कहा चर्चा से काम नहीं चलेगा, डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा, हमको इसमें संशोधन करने का भी अधिकार दिया जाए। तो नरम दल के नेताओं ने इनका विरोध कर दिया कि नहीं, जो चर्चा का अधिकार मिल रहा है बस इतने रखो, संशोधन करने का अधिकार हमें नहीं चाहिए। अब यहीं से दोनों के बीच मतभेद पैदा होने लगते हैं 1892 में। यहीं से दोनों की विचारधाराएं अलग होने लगती हैं और अंग्रेजों के लिए शुभ अवसर था इन दोनों में फूट डलाने का, क्योंकि अंग्रेज तो इसी फिराक में रहते थे कि कोई एक हमको अवसर मिल जाए ताकि यहाँ के जातियों में, यहाँ संप्रदाय में और यहाँ के मतांतरों में मतभेद डलवा करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत का शोषण कर सकें लंबे समय तक। तो यहाँ से इनके बीच में मतभेद पैदा होना प्रारंभ हो जाते हैं, उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बंगाल से ही लगभग संचालित हो रही थी उस समय में। जितना बौद्धिक वर्ग है वो लगभग बंगाल से निकल के आ रहा था और बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर रहता था। तो अंग्रेजों को लगता था अगर ये हिंदू और मुसलमान अगर मिलजुल कर रहेगा तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। अगर ये राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ती चली गई तो हम लंबे समय तक भारत का शोषण नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम हैं इनमें फूट डालनी ही पड़ेगी। और मित्रों ये लोग कामयाब भी हुए। लेकिन मित्रों एक चीज़ बता दें आप लोगों को, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि मुगलों ने यहाँ के हिंदुओं और सिखों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, लेकिन मुगलों के समय में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मित्रों सांप्रदायिक दंगे अगर किसी की देन है तो वो अंग्रेजों की देन है। और आज भी तुम देखते होगे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वो अंग्रेजों की नीतियों के कारण आज भी हो रहे हैं। मुगलों ने बहुत सालों तक भारत में शासन किया लेकिन हमको कभी मानसिक गुलाम नहीं बना पाए वो। ये यानी कि तुम देखोगे अगर विश्व लेवल पर देखा जाए तो इस्लाम जहां जहां गया वहां से उस जाति को, उस संप्रदाय को, उस धर्म को नष्ट कर दिया, लेकिन भारत को नष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत को मानसिक रूप से कभी गुलाम बना ही नहीं पाए। लेकिन अंग्रेज मुगलों से ज़्यादा खतरनाक निकले, इन्होंने भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। अब अंग्रेज जा चुके हैं, अभी भी तुमको भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेज की चाटुकारिता करता मिल जाएगा। ये किया अंग्रेजों ने हमको मानसिक गुलाम बना दिया और वो गुलामी कहीं ना कहीं झलक जाएगी, तुमको शब्दों से झलक जाएगी। अभी आने वाले समय में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ऐतिहासिक चिंतन, वो आगे ऐतिहासिक चिंतन या ऐतिहासिक लेखन। तो ऐतिहासिक लेखन में हम एक एक चीज़, ये सब चीज़ें बताएं कि साम्राज्यवादी लेखन क्या होता है, औपनिवेशिक लेखन क्या होता है, राष्ट्रवादी लेखन क्या होता है, मार्क्सवादी लेखन क्या होता है, सबाल्टर्न लेखन क्या होता है। ये अभी बचा हुआ वो आगे आने वाले समय में हम बताएंगे। अब सवाल, चलिए टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे थे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ का विभाजन क्यों किया? विभाजन इसीलिए किया क्योंकि जो बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र था, ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। कौन सा? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और इधर पश्चिम का जो बंगाल का क्षेत्र था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। हालांकि अंग्रेज दलील ये देते हैं कि हम
प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, बंगाल का विभाजन करना प्रशासनिक सुविधा नहीं था, बल्कि यहाँ के धर्मों के बीच में मतभेद पैदा कर देना, यानी कि धर्मों को विभाजित कर देना इनका उद्देश्य था। लेकिन ये दलील यही देते आए कि हम प्रशासन की सुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, और ये लोग अपनी मंशा में सफल भी हुए। इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल का विभाजन होने के बाद ही 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। इसे ढाका, जो पूर्वी बंगाल बना, इस पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी ढाका, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनी कलकत्ता। तो ढाका में देखोगे 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। मुस्लिम लीग बन जाती है, जो कहती है कि हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। देखो कितनी बड़ी फूट डाल दी। जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी, तो मुस्लिम लीग बनने के बाद 1915 में आकर के हिंदू महासभा बन गई। हिंदू महासभा बन गई। अब क्या था, अब खेल चालू हो गया। यही अंग्रेज चाह रहे थे, वो पूरा हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1915 में हिंदू महासभा बन गई। शुरू हो गया सांप्रदायिक खेल इनका, और वो चलता रहा, आज भी चल रहा है। उसके अवशेष देखने को मिल जाएंगे भारत में। थैंक यू। तो अंग्रेजों की दलील बस यही दी जाती है कि जो पूर्वी बंगाल का हम पूर्वी और पश्चिम जो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ये प्रशासन की सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की सुविधा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि बंगाल में जो रहने वाले जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों को विभाजित कर देना, और ये अपनी मंशा में सफल भी हुए। इनकी बात इसलिए खंडित हो जाती है क्योंकि कुछ हम नोट्स लेके आए हैं जिसमें विचार दिए हुए हैं। जैसे कि देखोगे, जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो बंगाल के विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के वायसराय थे, वो क्या कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत का प्रयास कलकत्ता को सिंहासन च्युत करना था, यानी कि कलकत्ता को सिंहासन से उतार फेंकना था, जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस का संचालन होता है। समझ रहे हो, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई, ये लॉर्ड कर्जन की मंशा देख रहे हो कि जहां से बंगाल और पूरे देश में संचालन हो रहा है राजनीतिक और राष्ट्रवाद का। ठीक है, बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस का संचालन होता है तथा साजिशें रची जाती हैं। तो ये अंग्रेज एकदम सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत ही ये अंग्रेज कर रहे थे। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं था, ये भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं था, ये यहाँ की जनता की सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि अपनी सुविधा के लिए था। एक और उदाहरण देते हैं। उस समय भारत के एक सचिव थे जिनका नाम था रिस्ले। रिस्ले क्या कहते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को जो पत्र लिखा, उस पत्र में इन्होंने क्या लिख के भेजा कि अविभाजित बंगाल बहुत बड़ी ताकत है, यानी कि अविभाजित बंगाल में वो ताकत है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर देगा और भारत को स्वतंत्र करा लेगा हमसे। सचिव हैं, ये ब्रिटेन को एक पत्र लिखते हैं, उसमें ये बताते हैं कि बंगाल का विभाजन करना क्यों आवश्यक है। क्या दलील देते हैं कि अविभाजित बंगाल बहुत बड़ी ताकत है, विभाजित हो जाने पर यह शक्तिहीन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य अपने शत्रुओं का बंटवारा करना है, जिससे ये कमजोर पड़ जाएं, तो हमने सचिव रिस्ले का वक्तव्य देखा, हमने वायसराय लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य देखा। इन दोनों उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों की मंशा भारत के अंदर फूट डालने की थी, ताकि ये लंबे समय तक अपने आर्थिक हितों को पूरा कर सके, यानी कि भारत का लंबे समय तक शोषण कर सके और भारत से लाभ प्राप्त कर सके। तो ये वो समय, तो ये हुआ बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, तो यहाँ के जो नेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग, जो कि एक सुप्रसिद्ध कवि भी हैं, इनका एक बहुत सुप्रसिद्ध इनकी रचना है अमार सोनार बंगला, जो कि जब बांग्लादेश विभाजित हुआ, बंगाल विभाजित होकर के दूसरा भाग बन जाता है, तो बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ का राष्ट्रीय गीत भी बना ये अमार सोनार बंगला। तो
15, तो ये भारत, इस प्रकार से भारत का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो बंगाल के विभाजित हो जाने के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यानी कि रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? ताकि बंगालियों को एकजुट करा जा सके, यानी कि विभाजित ना हो पाए। क्षेत्र तो विभाजित हो गया लेकिन हृदय विभाजित ना हो पाए। लेकिन इनके द्वारा ये किए गए प्रयास सब निरर्थक साबित हुए, क्योंकि अंग्रेज जिस मंशा के साथ में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, ये लोग अपनी मंशा में पूरी तरह से सफल हुए और भारत के अंदर एक फूट पड़ गई। आगे आने वाले समय में देखोगे ये गर्म और नरम दल के बीच में ये फूट और बढ़ती जाती है। 1916 को जो लखनऊ अधिवेशन होगा तो उस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के नेता फिर से एक होंगे जाकर के। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ये था बंगाल का विभाजन। तो हमने ये जाना कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, बंगाल विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या थे अंग्रेजों के, और उस उद्देश्य के पीछे छुपे हुए उनके हित क्या थे, इन सबको हमने जाना। अब हम यहाँ पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? तो अभी तक हमने कांग्रेस को पढ़ा, कांग्रेस में नरम दल के नेता पढ़े, नरम दल के नेता पढ़े, नरम दल के बाद गरम दल के नेता पढ़े, गरम दल के नेता पढ़े। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्रांतिकारी और गांधी जी का आगमन और क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ से पढ़ेंगे हम क्रांतिकारी आंदोलन और साथ ही साथ गांधी जी का आगमन। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हम कल के लेक्चर में कवर करते हैं। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं। धन्यवाद।